अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ मौलाना एक और व्लॉग के साथ और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं आबरूए सहाफ़त पाकिस्तान के मोतबर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और आपको भी और मेरे आपके सारे देखने वाले सुनने वालों को भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया। सर पाकिस्तान में बड़े इत्तेहाद बन गए हैं, लगता है हुकूमत साज़ी का सिलसिला आखिरी मरहले में है। आप इस इत्तेहाद को कैसे देख रहे हैं? क्या ये इत्तेहाद फॉर गुड बना है या इत्तेहाद फॉर इट्स अ ट्रिक बिहाइंड दैट ट्रिक? ये इत्तेहाद इत्तेहाद जो मुझे लगता है ये ज़बरदस्ती की शादी लगती है, जिसका जी। कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ना ही सुहागरात होगी। मुझे तो ये अच्छा। लगता है कि क्योंकि फँस गए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले जनरल साहिबान, आसिम मुनीर साहब के जी अब हम जाएँ किधर? ये तो अगर इलेक्शन के सही रिजल्ट दें तो वो तो फिर हुकूमत बनाते हैं इमरान खान साहब, या जी। पंजाब में और सूबा सरहद में, और वो बहुत बड़ी अपोजिशन बनाते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में और पता नहीं कहाँ सेनेट में, हर जगह। तो जी। वो तो उनके हाथ में सारा गेम जाता है। अगर वो नहीं बनाते तो फिर बाकी गवर्नमेंट बनती नहीं है, ना फिर कोई और इस पोजीशन में है तो इलेक्शन भी नहीं करा सकते। जो जी। जो डिस्प्यूटेड जी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन पे भी इलेक्शन नहीं करा सकते, और पूरा इलेक्शन तो खैर बिल्कुल ही नहीं करा सकते। तो ये तो सारे बिल्कुल बंद गली में आके अब उनको पता लग गया कि जी अब फंस गए, अब ये जबरदस्ती करें। ठीक। ये जबरदस्ती जरदारी साहब से कही गई कि जी आप इनके साथ मिले मिले मिले, उन्होंने तो खैर अपना प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कब से अनाउंस किया हुआ है। वो तो सारी कैंपेन आपको याद होगा कि जी बिलावल साहब जो है वो, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। वो प्राइम मिनिस्टर तो खैर उनका रह गया है, लेकिन खैर हुआ ये कि उनको ज़बरदस्ती डाली गई कि जी आप इनके साथ बैठें। जी। और नून लीग को अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा गौर कर लें, पहले से ही 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप है नून लीग का, एक ज़रदारी का, तो पॉलिटिकल पार्टी है। एक ग्रुप फ़ौज में नून लीग का है, एक ग्रुप फ़ौज में ज़रदारी का है। अच्छा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात, ये इनकी गेम, अब अंदर की गेम ये चल रही है। तो ठीक। नून लीग वाले जो हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं, और उनके राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब हैं, और उन्होंने कहा था हम आपको चौथा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वो सारे फंस गए हैं और वो सारे टाइट हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो उन्होंने नून लीग से कहा है कि जी आप जो भी टर्म्स जरदारी साहब मांगते हैं उनको दें, आप उनके साथ अलायंस गवर्नमेंट बनाएं बस। अच्छा। तो ये एक कुक्ड अप अरेंज मैरिज है, जबरदस्ती कर करके कि जी बस तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और ये करो ये। तो जरदारी साहब ने तो ऑलमोस्ट सारी की सारी बिरयानी की देग ही ले गए हैं, उसमें तो कोई बचा ही नहीं बाकियों के लिए। जी। अब आप जरा सोचें, जरदारी जी। साहब कहते हैं कि जी मुझे कोई ये कैबिनेट वैबिनेट नहीं चाहिए। हुँ। कहने कहने को ठीक है, कोई बिल्कुल चाहिए, लेकिन चाहिए क्या? इलेक्टेड प्रेसिडेंट चाहिए, जो 5 हुँ। साल कोई नहीं हटा सकता। इलेक्टेड स्पीकर चाहिए, जो जब तक नई असेंबली नहीं आएगी कोई नहीं हटा सकता। इलेक्टेड सेनेट का चेयरमैन चाहिए, कोई नहीं। इलेक्टेड गवर्नर चाहिए, ये नॉमिनेटेड गवर्नर चाहिए, उनको कोई नहीं हटा सकता। ये सारे, और उसके बाद वो फिर आगे आ जाएंगे, नीचे जब उतरेंगे तो जी स्टेट बैंक का गवर्नर भी मेरा होना चाहिए, तो ये क्रिकेट बोर्ड का भी मेरा होना चाहिए, तो फलाना भी होना चाहिए। जहां जहां पैसे माल होते हैं वहां वहां शिपिंग का भी मेरा होना चाहिए। जी। वो सब चीजें इनकी मानने को तैयार हो गए। जी। तो वो आ गए कि जी अच्छा हम आपको वजीर आजम का वो दिलवा देंगे, उसके बाद फिर वो अपनी मनमानी करेंगे जो भी करना है। जी। तो ये तो नून लीग और नवाज शरीफ और आसिम मुनीर और इन लोगों के लिए डेथ वारंट है। इनका तो सारा गेम ही खत्म हो गया। अब फंस इसलिए गए कि जी कुछ कर नहीं सकते, इससे जान छुड़ाएं तो आगे पीछे इमरान खान खड़ा है, जी। इमरान खान से जान छुड़ाएं तो जरदारी साहब खड़े। जी। और शहबाज शरीफ साहब तो निकल ही गए बीच में से। अब वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वो कैबिनेट बनाएंगे, 2 महीने के बाद जरदारी साहब कहेंगे कि जी आपका ये फाइनेंस मिनिस्टर इस्हाक डार ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गवर्नमेंट तोड़ता हूँ। वो बिल्कुल। बेचारे फंस जाएंगे, वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या? कहेंगे अच्छा जी लगा लो। तो वो बिल तो मतलब टोटल ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ गए, और ये नून लीग की पॉलिटिकल एक तरह से सुइसाइड इन्होंने कर ली है। सर अब वैसे एक आम आदमी
आम आदमी जो पाकिस्तान का एक आम सादा लो आदमी है, वो भी पूछता है, या इंटरनेशनली भी दुनिया देखेगी कि जिस बंदे की 50-55 सीटें थी, वो सदर भी, स्पीकर भी, गवर्नर भी, हर चीज़ उसकी, क्या और जिसकी 70-75 सीटें हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, और जिसकी 100-110 सीटें हैं, वो अडयाला जेल में है। जेल में तो बैठा दुनिया को हम क्या है। बताएँगे कि क्या जमहूरियत है? ये खुद सब लोग देखेंगे, आप खुद कह रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं। और जब वो कहेंगे कि जी आप इस गवर्नमेंट को आके इतने बिलियन डॉलर दें, वो कहेगा यार अब हमें बेवकूफ समझते हो, पागल समझते हो, या आप पागल हैं। जी, कोई इस तरह की बात चल सकती है ये कि जी जेल में बैठा रहे उनका सबसे बड़ा पार्टी का लीडर जो 5 करोड़ वोट लेके आया है, वो उसके सारे लोग अंदर बंद है, वो कॉल दे तो सारा आपका शहर बंद हो जाएगा, इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, जो भी हर दूसरे दिन ये फड्डा चलता रहेगा और जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप नहीं ला सके, जी, तो मान ले भाई कि नहीं ला सके, हम इसको करेक्ट करते हैं जो ऊपर के लोग। मगर पहला उसका स्टेप ये होगा सर कि आप जो पहले जो लोग बैठे थे जिन्होंने ये सारा प्लान किया था और जो अपने प्लान में फेल हो गए, हुँ, हुँ। उनको आप हटाएं। कौन हटाए सर? सर ये तो अब या तो आप क्या हटाएंगे, आपके जजेस हजरात हटाएंगे, या फौज के अंदर जो लोग बैठे हैं अक्लमंद कुछ समझदार लोग हैं, वो जाके जैसे जनरल मुशर्रफ के पास गए थे कि जी बस आप माफ कर दें, आपका बहुत हो गया, वर्दी उतार दें और जाएं। इसी तरह जी, का कोई होगा, क्योंकि अब इससे आगे जब मुल्क नहीं चल सकता, जी, एक गड्ढे में आप, गड्ढा सामने, एक वो पहाड़ पीछे और एक खाई सामने है, तो आप क्या करेंगे फिर, कहाँ जाएंगे? तो वो तो उन्हें करना पड़ेगा, और ये बहुत करीब आ गया टाइम, क्योंकि इसमें तो अब अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप चल नहीं सकते, और और चल नहीं सकते तो आप ये हुकूमतें लेके करेंगे क्या? वो मलका आलिया को पंजाब की मल क्वीन एलिजाबेथ बना के बिठा देंगे, जी, वो 2-4 दिन वो टीच-टाच करके मैं तो ट्वीट पढ़ रहा था, ट्वीट तो हालाँकि लोग अपना मज़ाक में भी करते हैं, लेकिन एक ट्वीट बड़ी मज़े की थी कि जी वो उन्होंने कहा है कि जी मुझे गोल्डन रोल्स रॉयस चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए, उसके बगैर ओह! मैं उसमें, बंदा गलत होगा, जी, बिल्कुल किसी ने मज़ाक किया होगा, लेकिन और उन्होंने कोई डिज़ाइनर बनाया हुआ है, बुलाया हुआ है कि ये कितने करोड़ का उनका डिज़ाइनर सूट बना के देगा और पता नहीं क्या ताज बनाएगा क्या, वो बाहर छोड़े, ये बातें बेकार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि एक दफ़ा बन जाएँ। हुँ, हुँ। चलो वो बन भी जाएँ, मगर देन व्हाट? और ये जो जिसे कहते हैं ना देग जो है ना, ये वो चढ़ने वाली नहीं है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये ट्रेन इधर ही खड़ी रहेगी स्टेशन पे, ये आगे चलने वाली नहीं है। सर वो कल ये भी फिच की रेटिंग्स आई हैं, और जी इसके हाँ। अलावा आईएमएफ भी देखता होगा कि पाकिस्तान में अगर सियासी हालात इसी तरह अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल रही, तो कौन इन्हें इनके साथ हाथ मिलाएगा, और स्पेशली इन्हें इस हद तक ये बर्दाश्त नहीं होता कि अगर पीटीआई वाले ऑनलाइन कोई जलसा अनाउंस करें, तो ये पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये सोचे बगैर कि हमारे नौजवान लड़के-लड़कियाँ इंटरनेट पे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और इनको कोई इस बात का सारी एहसास नहीं है। दुनिया की बड़ी-बड़ी बिज़नेसेस जो है ना आजकल वॉशिंगटन में आधे से ज़्यादा लोग दफ्तरों को नहीं जाते, वो घर पे बैठ के काम करते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे वो सारा काम। आसान है, उनके लिए ईज़ी है, वो फ़ौरन दफ्तर से उठते हैं और दफ्तर में बैठ जाते हैं, काम शुरू हो जाता है। उनको कोई 2 घंटे ट्रैफ़िक में नहीं फँसना पड़ता, और सारे बातें मीटिंग सब हो रहा है। यानी ये तो नया वर्ल्ड ऑर्डर ये है ना कि आप इसको वर्चुअली ऑनलाइन चलाएँगे। आप ऑनलाइन बंद कर देते हैं, तो फिर आप जाएँ, एक को आपने डिलीवर करना है अगर किसी का अदालत का वो, तो आप उसको ढूँढते रहें जाके 10 दिन तक, के वो मिलता ही नहीं है बंदा। इस तरह तो जी। नहीं हो सकता। ये तो आप खुदकुशी करने वाली बात है, और इस हालात में आपको पैसे कौन देगा? ये मुझे समझाया जाए। और ट्रेड गैप पहले हमारा बहुत ज़्यादा है, फॉरेन रेमिटेंसेस हैं कोई नहीं, ट्रेड और इंपोर्ट्स डेली के हमारे एक्सपेंसेस हम मीट नहीं कर पा रहे। तो इम्पोर्ट तो व्हिच है ही नहीं ना, क्योंकि आपकी एलसी को कोई मानता ही नहीं है, इम्पोर्ट तो छोड़ दें आप। अच्छा सर, आपको याद होगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अभी लंदन से नहीं चले थे, तो हमने एक प्रोग्राम किया था ई आवाज़ टेलीविज़न पे, तो मैंने आपको अहमद मुश्ताक का एक शेर सुनाया था कि पता चलेगा सफ़र में मेरी वहाबन को कि ये ट्रेन तो अजमेर जाने वाली है। मियाँ साहब को कुछ पता चला कि ये ट्रेन कहाँ पहुँची है? ट्रेन तो जीएसक्यू अजमेर शरीफ पहुँच गई है, मियाँ नहीं शहबाज सर, शरीफ। जीएचक्यू से भी निकल के आजकल मरी में पहुंची हुई है। वो ट्रेन वहाँ ट्रैक नहीं है, लेकिन ट्रेन उनकी मरी पहुंच गई है।
अब तो वो मियाँ अगर साहब के ट्रेन साथ में तो हाथ हो गया बाकायदा। जी मियाँ साहब के साथ तो बाकायदा हाथ हो गया ना। उनका हाथ नहीं हुआ, मैंने बल्कि ये लिखा था कि जी जरदारी साहब ने हाथ की जगह हथौड़ा चला दिया उन पे, तो वो तो बहरहाल अल्लाह उनको सेहत दे और वो बर्दाश्त कर ले तो अच्छी बात है मगर मुश्किल है। आप सर आपने पता नहीं वो क्लिप देखा है कि नहीं कि बिलावल भुट्टो आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले हैं तो मतीउल्लाह जान के साथ उनकी इस बात पे झड़प हो गई है कि मतीउल्लाह जान ने उनसे ये पूछा था कि हजूर आप अजमेर शरीफ क्यों बार बार जाते हैं मत्था टेकने। इस बात पे वो गुस्से हो गए और फिर बातों बातों में मान गए कि हाँ मैं वहां जाता हूँ, लेकिन मैंने वहां बात क्या की, मैंने अपनी बात की, कौम की बात की, पब्लिक की बात की। ये मानने के लिए इतनी बात तो वो मान गए कि मैं जीएसक्यू मैं भी गया हूँ और हम जाते हैं। तो ये इन लोगों से हम तवक्को रखें, हमारी कौम तवक्को रखे कि ये कभी भी जीएचक्यू के चंगल से बाहर निकलेंगे। सर वो तो जीएचक्यू वाले तो लेके आए उनको, शहबाज शरीफ साहब तो उनके अपने घोड़े हैं, वो तो सारा उनके बैटिंग और सारी उनकी पैसे जो है शहबाज शरीफ साहब पे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने आउट कर दिया, अपने छोटे भाई साहब ने उनको भी छुट्टी कर दी। अब वो करेंगे क्या, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं जरदारी साहब से। उधर एमक्यूएम आ जाएगी पीछे के, जी मुझे ये मिनिस्ट्री दो, कह रहे हैं मुझे गवर्नरशिप दो। वो सबसे बड़ा पहला डिमांड होगा मुझे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दो एमक्यूएम का, वहां पे क्योंकि शिपिंग और शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है ना उसमें बने बनाए लाखों करोड़ों रुपए रोज के होते हैं वो बड़ी क्लियर है कि उनको आदत है और उनको समझ भी आ गई है। तो वो पहले कहेंगे मुझे शिपिंग दो, वो शिपिंग लेके उनके करोड़ों फिर हर एक के जमा होते रहेंगे, जितने दिन वो चलता रहा आराम से बैठ के खाएंगे पियेंगे, उसके बाद कहेंगे जी अब और दो ये दो। वो पता नहीं जाते नहीं जाते, लेकिन ये गाड़ी ये शादी चलने वाली नहीं है सर, ये सुहाग रात भी नहीं होने वाली इनकी, बाकी तो अल्लाह मालिक। अभी तक तो सर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में चीजें सेटल कर रही है, लेकिन पता चला है जो अंदर से खबर निकली है कि पीपल्स पार्टी वालों का एक मुतालबा ये भी है कि सिंध का गवर्नर भी एमक्यूएम को नहीं देना, शिपिंग एंड पोर्ट्स की उनको मिनिस्ट्री भी नहीं देनी और आईटी की मिनिस्ट्री भी उन्हें नहीं देनी। और तो ये वो अगर वही फंडा वही शुरू हो तो गया तो मैं भी कह एमक्यूएम रहा हूँ वाले कि तो बैंक से बाहर निकल आएंगे। गवर्नर भी नहीं देना और शिपिंग भी नहीं देनी, तो आईपी एमक्यूएम को तो और इन दो के अलावा और कुछ चाहिए नहीं। बाकी आईटी का अगर देते देने नहीं देते तो ना दें, लेकिन अभी तो अब एमक्यूएम का नाम ही कहीं नहीं है ना, अभी तो ये खाली पीपीपी और यही दोनों मिले हैं ना। और जी अभी तो ये भी नहीं पता कि पीटीआई के टोटल मेंबर्स जेन्युइन नोटिफाइड मेंबर्स हैं कितने, 80 है, 90 है, 100 है, 110 है, 120 है। वो जब आएगा फिगर फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिर पीटीआई अपनी पॉलिसी बनाएगी कि जी अब हमने अदालतों में जाके लड़ना है, हमने सड़कों पे लड़ना है, हमने असेंबली में लड़ना है, हमने क्या करना है। वो तो उनकी पॉलिसी बनेगी बाद में, अभी जी तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जी ये जरा क्लियर तो हो जाए पिक्चर। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसको आप देखते रहे कि जी वो अभी आना है। ये तो अपनी गेमें आपस में कर रहे हैं ना, इनकी तो अभी गेमें चल रही है, लेकिन वो दूसरा साइड भी तो खेलेगी ना आके मैच। लेकिन सर पीटीआई वाले जिस तरह वो अपनी हारी हुई सीटें जो उनके साथ धांधली हुई है वो वापस लेने के चक्कर में अगर एहतजाजी तहरीक बाकायदा चलाते हैं और उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान, महमूद चकजई, अख्तर मैंगल, हजारा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जमात इस्लामी, ये सारे लोग सुन्नी इत्तेहाद, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये सारे उनकी पीटीआई के साथ सड़कों पर निकलते हैं अपनी खोई हुई सीटें वापस लेने के लिए। तो ये आगे जो रेत की दीवार इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, ये तो 5 मिनट उनके सामने नहीं खड़ा हो सकेगा। जो सर आप तकरीरें कोयटा में हुई हैं, अख्तर मेंगल ने और महमूद चकजई ने तकरीरें की हैं, वो बलोचिस्तान में कितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं ये आप देख लें, वजीरिस्तान में कितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं ये देख लें आप। और 4 सीटों के लिए इमरान खान साहब की पार्टी और वो जाके 120 दिन का धरना देके आए थे सर। बिल्कुल। अभी तो 40 नहीं 80 सीटों का मसला है और ये सारी पार्टियां भी साथ है, ये तो 2 हफ्ता भी नहीं खड़े हो सकते ये लोग। जी तो ये अब आने दें, इस सूरत में इन्होंने हुकूमत ले ली है और हुकूमत लेके क्या पता नहीं क्या करेंगे, अल्लाह मालिक है किस किस नजरिए से लिए, क्या उनको चाहिए। पॉलिटिकल सेंस कोई समझ में नहीं आता इस हुकूमत को लेने का। क्या सर ये भी हो सकता है कि हमारी जो गैंग ऑफ फोर आप कहते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ये सारे मिलके इस हद तक बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब ये कहते हैं कि एक दफा डोली चढ़ा दें, आगे बेशक जाते ही उजड़ जाए ये दुल्हन,
एक दफा वो डोली में चढ़ाना चाहते हैं अपने सर से बला उतारने के लिए, ताकि कल तक इन्हें मोर्दे इल्जाम ठहरा सकें कि आप हुकूमत चला नहीं सके, शहबाज शरीफ पे कल इल्जाम उस पे आ सके। अरे ये डोली तो बनाई इन्होंने, शादी अरेंज इन्होंने की है, सारे दूल्हा दुल्हन सबको इकट्ठा करके बिठाया इन्होंने, तो नहीं चलेगी तो सारा सबसे बड़ा तो हथौड़ा इन पे पड़ेगा कि जी आप लोग फेल हो गए। और मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये आसिम मुनीर साहब और जो इनकी लड़ाई चल रही है आपस में नदीम अंजुम साहब की, एक जरदारी का ग्रुप है और एक नवाज शरीफ का ग्रुप है। जी ये जो आसिम मुनीर साहब है वो उनकी एक इंटरनल असेसमेंट है, आप मेरा ट्वीट भी देख लीजिएगा, मैंने जी, खाली अंग्रेजी में किया है, उर्दू में नहीं किया। देखिए सर। कि 3 कोर कमांडर जो पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के, वो तो बुरी तरह फेल हो गए, वो कर ही नहीं सके कुछ, उनको तो पहले ही उन्होंने कहा कि जी आप तो नाकाम हो गए। और जी और ये तीनों वो हैं जो इनके आसिम मुनीर साहब के वो जो टीएसओ या ओटीएस, ओटीएस ओटीएस मंगला वाले। ओटीएस के तीनों ये ओटीएस के जनरल हैं, जी पास आउट उनमें। जो पीएमए के 3 हैं, वो 3 जो है उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कि उन्होंने अपने यानी टोटल वो से दूसरी ज्यादा तरफ से उन्होंने, पकड़े गए, वो दूसरी तरफ और से वो पकड़े ये गए। पकड़े गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ एमक्यूएम ने 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, हम 18 सीटों पे इनको जिता देते हैं, मतलब इस तरह के काम हुए। जी तो वो तीनों और 6 के 6 जो कोर कमांडर थे, इनके खिलाफ वो असेसमेंट हो रहा है, उनका रिव्यू हो रहा है। अभी मेरा ख्याल है हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में अगर ये गड़बड़ इनकी चलेगी और फिर जी आप देखेंगे शफलिंग हो रही है, क्या हो रही है। जरदारी साहब का प्लान ये है कि जी किसी तरह नदीम अंजुम को आर्मी चीफ बनवा दें। पहला जो इनका टारगेट, पहला जो कैजुअलिटी होगी वो होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब, सुल्तान। सुल्तान साहब। वो जाएंगे, उसके बाद पूरा इलेक्शन कमीशन जाएगा उस, और ये मेरा ख्याल है अभी हो जाएगा, क्योंकि ये कह ये रहे, एक स्ट्रेटजी ये है कि ये असेंबली से पहले ये सारे के सारे ये नोटिफाई कर दें, जितने भी गलत सलत है सबको नोटिफिकेशन इशू कर दें, और फिर ये जी सारे के सारे रिजाइन कर दें कि ये इलेक्शन कमीशन ही डिसॉल्व हो गया। तो अब हम्म। वो लोग कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो होगा नहीं तो किधर जाएंगे? वो कुछ समझ नहीं आ रही, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ पार हो जाएंगे असेंबली में, कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन जाओ, इलेक्शन कमीशन है नहीं, वो कहेंगे इधर आओ। तो ये इस तरह का प्लान है कि जी टाइम गेन करने के लिए। जी मगर करते क्या है, इनके सारे जो भी इन्होंने अब तक किया है, अच्छा बुरा किया, अच्छा बुरा किया, सारा फेल हुआ है, और ये सारा सारा इनके मुंह पे कीचड़ और काला जो है ना वो लग चुकी है। अब इससे निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, थोड़े दिन का टाइम है, ठीक है। दूसरी तरफ सर काजी फायज ईसा साहब जो है, उन्हें 50 साल पुराना भुट्टो केस, ठीक है भुट्टो केस की अपनी अहमियत है, बिल्कुल उस पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन आज जबकि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मैंडेट जो है वो चुराया जा रहा है, दिन दिहाड़े उस पर डाका डाला जा रहा है और एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, उस पे कोई 100 मोटो लेने का काजी साहब को ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन भुट्टो केस पे वो जो है धड़ाधड़ पेशियां उस पे कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब के किरदार के उन्होंने बारे भी में आपका। अपनी वो एक शेर मुझे याद आ रहा था कि जी सारी उम्र तो हम पता नहीं उनके साथ रहे, काफिरों के साथ रहे, और आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। जी तो वो अब पता नहीं कौन सी तरफ जा रहे हैं। आखिरी उम्र, आखिरी उम्र ही उनकी समझ ले, उनकी 6-7 4-6 महीने की अब रह गई है उनकी अक्टूबर, अक्टूबर में रिटायरमेंट। ऊपर में और इसमें अगर वो मुसलमान हो गए तो चले कुछ हो जाएंगे, कुछ जन्नत की उनको तवक्को हो जाएगी, वरना तो वो इसी तरह चलेंगे। वो कुछ नहीं करने वाले, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन करें तो करें, अच्छी बात है, हम तो दुआ करते हैं कि जी उनको अकल दे खुदा के, जी करें। मगर वो नहीं करेंगे तो फिर आगे पीछे पीछे वाले जो है वो भी इंतजार में बैठे हैं कि जी मेरा नंबर आया, मेरा नंबर आया, मुझे गाड़ियां मिले, मर्सिडीज मिले, फलाना मिले, वो। अगर इन चीजों में फंसे रहेंगे तो ये कौम के जो मसले हैं, ये कौम के इतने बड़े बड़े जो मसाइल है, आपकी डायरेक्शन और आपका एक सिस्टम ही सेट नहीं हुआ, इसको कौन ठीक करेगा? ये तो कभी सेट नहीं होगा, या अगर आप अपने अपने आपस में अपने पर्सनल मसलों में लगे रहेंगे तो। बड़ा दुआ करने चाहिए। और ये भी फंस गए लोग, अब वो भी फंस गए, जनरल काजी फैजी साहब भी फंसे हुए हैं। और मैं तो उनको यहाँ गैंगा फोर का मेंबर भी लिखता हूँ कि जी वो भी शामिल है इसमें। काजी फायज ईसा साहब जहाँ भुट्टो केस खोले बैठे हैं और बिलावल भी बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो लगे हाथों बिलावल भुट्टो को अपनी मां के कातलों के खिलाफ भी इंसाफ मांग लेना चाहिए, तो क्योंकि ये जिया उल हक कितना बड़ा आमिर था, परवेज मुशर्रफ भी उससे कम आमिर नहीं था।
तो बिलावल भुट्टो को इंसाफ अपनी माँ के कातलों के खिलाफ भी मांग लेना चाहिए। ये सब तारीख की बातें ठीक कर लें, पहले आप अपना हाल तो ठीक कर लें कि जी आप खड़े कहाँ हैं, बाथरूम में खड़े हैं, किचन में खड़े हैं, किधर खड़े हैं, आपने करना क्या है वो तो आप पहले सेटल कर लें, बाद में आप पुरानी बातें ठीक कर लें, खैर कोई नहीं रोकता। सर वो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे थे, इन्हें फेडरल के केपीके के सिंध से बलूचिस्तान से हाई कोर्ट्स ने जजेस भेज दिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। पंजाब हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इन्होंने 9 जजेस मांगे थे राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने, उन्होंने कहा हमारे पास जजेस दस्तयाब नहीं है। और अंदर की खबर ये है कि कोई जज आना ही नहीं चाहता, इस गंद में हाथ ही नहीं डालना चाहता। वो लोग कहते हैं फॉर्म 45 को कमिश्नर 47 से किस तरह हम कैसे हम आपको फैसला सुना सकेंगे, जो आपकी मर्जी का फैसला जो आप सुनना चाहते हैं। सर कमिश्नर जैसे लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के और कह रहे हैं कि जी मैं नहीं करता। और एक और भी वीडियो आई थी, पता नहीं जाली थी या असली थी, एक और वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने भी जहाज में बैठ के कोई वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता क्या थी, मगर वो भी कह रहे थे कि जी मैं जा रहा हूँ मुल्क छोड़ के। बहुत से लोग इस तरह के तैयार हैं। इस सूरत हाल में अब इनका तो गेम खत्म हो गया। ये तो अब मतलब है कि वो कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई इनके साथ खड़ा होगा, और पागल ही होगा कोई खड़ा होगा। जब एक तरफ कौम ने फैसला दे दिया कि जी 2.5-3 करोड़ लोग उनके साथ है, मेजोरिटी असेंबली की सीटें उनके साथ हैं, तो अब इनके साथ कौन, हारे हुए के साथ कौन खड़ा होगा सर? तो ये तो ऐसा ही है, कोशिश करेंगे लेकिन फिर भागना पड़ेगा इनको। अच्छा सर, हमने इनकी इस हुकूमती इत्तेहाद की तो बात कर ली। दूसरी तरफ इमरान खान और इमरान खान की टीम या दूसरे जो मुतासरीन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मौलाना फजल रहमान, महमूद चकज़ई, हाफ़िज़ नईमुर रहमान, लियाकत बलोच, सिराजुल हक, ये सारे मुतासरीन हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या उनकी प्लानिंग ठीक है? क्या वो सही कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, या उन्हें इकट्ठा हो जाना चाहिए या हो सकते हैं? देखिए इमरान खान साहब ने तो जो भी कदम उठाए प्रॉपर लीगल कदम उठाए, उनकी पूरी लीगल टीम है, वो जाके हर जगह चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सारे तीनों सीटें उन्होंने खाली करा ली, और भी बहुत सारी सीटें आगे खाली होंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ उनके पास मौजूद है। अब बिल्कुल। इनके जो जो जबरदस्ती में जो काम करके गए लोग, वो अगर इस तरह के काम करेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब को हमने जिता दिया है, उनके 2,50,000 वोट है, टोटल वोट जो है 2,40,000 है, उनको 2,50,000 मिले और किसी एक को एक वोट भी नहीं मिला। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट जब आप उनके हाथ में लेके जाएंगे कोर्ट के सामने, तो वो कोर्ट भी देखेगी कि यार आप लोग क्या करते हैं, इस तरह के हम कैसे इस पे आपको कह देंगे जी आप ठीक हैं। तो ये तो अभी चलता रहेगा। लेकिन जो बाकी जो लोग आप कह रहे हैं कि जी वो जजेस वगैरह, और वो तो कोई आने को तैयार नहीं होगा, और ना वो कभी कभी वो कोई आके फैसला करने की, क्योंकि अब उनको पता है कि जी अब आने वाले लोग जो है ना वो ये है, ये लोग हैं, इन्होंने ये जीते हैं, इन्होंने ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, नंबर भी इनके ज्यादा है, कितने दिन आप इनको रोक लेंगे? तो ये गेम जनाब आसिम मुनीर साहब के हाथ से निकल चुकी है, सीधी सी बात है। अगर ये जितनी जल्दी मान ले और इसको ठीक कर ले तो उनके लिए अच्छा है, वरना वो भी जाएंगे और उसके साथ उनकी वो आर्मी चीफ भी जाएगी और जो कुर्सी भी जाएगी, और कोई और आके बैठेगा, फिर वो ठीक करेगा, फिर उनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं, मेरा तो ख्याल ये है, आप आपका आपका अपना ख्याल होगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू वेरी जी हाँ, मच। नाज़रीन इकराम, ये थे शाहीन साहबाई साहब, और जिस तरह वो कह रहे थे कि हमारे मुक़्तदर हलकों को अगर अब भी उनको समझ नहीं आई कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, तो वो फिर भी दाएँ-बाएँ किसी से मशवरा कर लें। और ये वक़्त है कि शायद कुछ थोड़ी बहुत उनकी जो रही-सही इज़्ज़त है, शायद वो बच जाए। अगर मज़ीद डिले करेंगे, तो शायद उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।